मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे बोलने का अवसर मिला और अयोध्या पर्व में अवध किसान आंदोलन पे बोलने का अवसर मिला। पढ़ाई मेरी बहुत ज़्यादा नहीं है इस विषय की, ये पहले मैं आपको बता दूं। और बहुत पहले जो पढ़ा था वो चीज़ें स्मृति में कहीं हैं, लेकिन बहुत भरोसे की नहीं हैं। और कुछ जिन प्रोजेक्ट्स पे मैं अभी उलझा हुआ हूँ उससे इतना समय नहीं मिला कि नया कुछ कर सकूं। हालांकि जब कहा गया था बोलने को तब से लेके आज तक के बीच समय पर्याप्त था, थोड़ा काम कर सकता था। लेकिन मामला काफ़ी सीरियस था, इसलिए मैं उसमें हाथ लगाने से डर रहा था। मामला ये सीरियस है कि इस बीच अवध किसान आंदोलन इतिहासकारों में फैशनेबल रहा है काफ़ी। हॉब्सबॉम बड़े इतिहासकार दुनिया में हुए, उन्होंने एक शब्द दिया सोशल बैंडिट्री। सोशल बैंडिट्री का मतलब ये होता है कि उद्देश्य तो सामाजिक हो, तरीका गैरकानूनी हो। तो ये फैशन में आया और हमारे टीचर थे माजिद सिद्दीकी, उन्होंने, वो अवध के थे, अवध से उनका नाता था, उन्होंने तुरंत इसको बाबा रामचंद्र मूवमेंट पे लागू किया और मदारी पासी के आंदोलन पे लागू किया और अच्छा पर्चा लिखा, काफ़ी बढ़िया। लेकिन तुरंत फिर इतिहास में एक नई धारा शुरू हुई, सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी। आप में से कितने लोग जानते होंगे ये नहीं कह सकते। तो उस धारा में काफ़ी काम हुआ। बाबा रामज्ञान पांडे का काम काफ़ी अच्छा है और उन्होंने बहुत काम किया, वो भी उसी इलाके से उनका संबंध है। लेकिन सबसे ज़्यादा काम मेरठ यूनिवर्सिटी में थे कपिल कुमार, उन्होंने किया, जो कई नामों से छपा, कई बार छपा, कई तरह से उसकी पढ़ाई उन्होंने की। और उनका जुड़ाव आंदोलन से थोड़ा, मैं मानता हूँ, आंदोलन के लोगों से ज़्यादा था और अभी तक है। उनकी किताबें भी काफ़ी हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये सब लोग जब लिख रहे थे तो इतिहास लिखने से ज़्यादा इनका ध्यान कुछ और चीज़ों पे था। और वो और चीज़ ये है कि गांधी को डैमेज करना इनका एक उद्देश्य था। कई बार बार किसान आंदोलन को गांधी के नाम पे कैसे ठगा गया, खास तौर से अवध किसान आंदोलन को लेके दिलचस्प किस्से वो भी हैं, वो कोई कम दिलचस्प नहीं है। कि बाबा रामचंद्र को ये कहा गया कि तुम चलो, तुमको गांधी से मिलवाते हैं, और उनको बुर्का पहना के ले जाया जा रहा था। उनको ट्रेन में बैठा दिया गया, स्टेशन पे उतार के कि यहाँ बैठो, अभी गांधी जी आएंगे तो तुमसे भेंट कराएंगे। और पुलिस को जाके बोल दिया गया कि वो बुर्के वाला आदमी जो है वो बाबा है। तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया और करीब 10,000 किसान रायबरेली जेल को घेरे रहे पूरी रात और भूखे प्यासे घेरे रहे। तो ये भी था उसमें कि मच्छर बहुत, अगस्त में ये गिरफ्तारी हुई थी, अगस्त 20 में। तो बाबा रामचंद्र ने डर के मारे कि कांग्रेसियों को नुकसान हो जाएगा और गांधी जी को नुकसान हो जाएगा, उन्होंने नहीं बताया कि मैं कैसे गिरफ्तार हुआ, क्योंकि वो गांव से बोल के तो चले थे कि जा रहे हैं गांधी जी से मिलने, और जब गिरफ्तारी हो गई तो कैसे गिरफ्तार हुए ये बताना मुश्किल था। तो उन्होंने ये बात नहीं बताई, ये उनकी डायरी का किस्सा है। तो एक और बाबा रामचंद्र इस लेवल पे थे, सोच रहे थे कांग्रेसियों का भला, राष्ट्रीय आंदोलन का भला। लेकिन दूसरी ओर जिस चीज़ का मैं जिक्र तो कर दे रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि किसी को अगर इस्तेमाल करना हो ये तथ्य तो थोड़ा जांच परख कर ले, क्योंकि मैं बहुत श्योर नहीं हूँ। कि मोतीलाल जी की चिट्ठी है उस समय जवाहरलाल जी को, उस चिट्ठी में ये जिक्र है कि तुम अवध के किसानों में काम करो क्योंकि इससे तुम्हारा इलेक्ट्रल प्रोस्पेक्ट बढ़ेगा। ये 1920 की बात है, जब चुनाव अभी लड़ने की कोई बात कहीं थी नहीं ढंग से। तो तब जवाहरलाल जी किसानों में क्यों काम कर रहे थे। अब ये हल्की बातें हैं, मैं इनका जिक्र भर कर दे रहा हूँ, मैं इसको दावा नहीं कर रहा हूँ कि ये सही ही है, क्योंकि मोतीलाल जी की चिट्ठी मैं चाहता था देख लूँ, कम से कम मोतीलाल जी की चिट्ठी देखने के बाद ये कंफर्म होता। तो एक पर्पज तो इस बीच की, जो मैं हिस्ट्री राइटिंग की बात बेसिक कर रहा हूँ कि इतिहास लिखा गया, उसमें नेहरू को डैमेज करना एक उद्देश्य रहा है कि नेहरू ने उस आंदोलन को, और आंदोलन में दरार हुई। अभी बार बार अरविंद मालवीय जी और टंडन जी की बात कर रहे थे,
मालवीय जी ने किसान आंदोलन शुरू कराया था और शुरू करने की प्रेरणा वो थी, लेकिन होम रूल तक तो ये बात ठीक चली, लेकिन जब असहयोग की बात आई तो उस पर किसान आंदोलन टूट गया और उसमें किसान संगठन और अवध किसान ये अलग अलग बन गए। और मालवीय जी का रिश्ता इस ग्रुप से नहीं था जिसने आंदोलन किया था, ये बाबाराम चंद्रवाला, तो वो एक अलगाव बन गया था वहाँ। तो ये बाद की चीज़ें इसी कांग्रेस से हैं जो नेहरू जी के लीडरशिप में वहाँ कम से कम इलाहाबाद में चलती रही। तो एक पर्पज वो था और गांधी का नाम बार बार लिया गया क्योंकि उस समय गांधी बड़े थे। और मैं मानता हूँ कि ये जो सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी हुई वो अकेले अवध के लिए नहीं हुई, वो सारे इलाकों में ऐसे जो छोटे छोटे आंदोलन हुए नीचे के बगावत से, गरीबों के, कमज़ोर जमात के, वैसे 50 आंदोलनों का जिक्र हुआ। लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि इस सब का उद्देश्य ये था कि बताएं कि गांधी का आंदोलन कुछ नहीं था, ये आंदोलन बड़े थे और इन्होंने ही असली आज़ादी दिलवाई। गांधी बस उसको समेट रहे थे या नेतागिरी हड़प ले रहे थे वो और अपने एजेंटों के माध्यम से। मैं इस तथ्य को या इस लाइन को एकदम नहीं मानता हूँ कि गांधी ने आके कहीं आंदोलन हड़प लिया हो या वो सिर्फ नेतागिरी पाना चाहते हों या, लेकिन आंदोलन हुए बड़े। और अवध के जिस आंदोलन की चर्चा हम लोग कर रहे हैं ये काफ़ी बड़ा आंदोलन था। बड़ा आंदोलन इस मायने में भी था कि यहाँ जो शिकायत ली गई सरकारी तौर पे कि आपको क्या शिकायत है, वो शिकायत एक आने के साथ अर्जी ली गई, एक आना उसमें फीस, 1 लाख से ज़्यादा लिखित शिकायत आई थी। अब 1 लाख से ज़्यादा लिखित शिकायत आए, इस आंदोलन को आप छोटा कैसे मानेंगे? उससे भी बड़ी बात ये थी कि बाबाराम चंद्र और मदारी पासी जो थोड़े बाद के आंदोलन के नेता हैं इनकी सभाओं में 1 लाख आदमी जुटना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये बहुत छोटे नोटिस पे 1 लाख लोग जुट जाते थे इनकी सभाओं के लिए। और उस ज़माने में जब माइक बढ़िया नहीं थे या किसानों के लिए माइक उपलब्ध होना मुश्किल था, उस ज़माने में 1 लाख की सभा को संबोधित करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आवाज़ ऐसी होनी चाहिए कि 1 लाख लोग सुन लें, ऐसी आवाज़ बहुत मुश्किल थी। और उस दौर में गांधी अकेले ऐसे नेता बने जिनकी आवाज़ अच्छी नहीं थी, नहीं तो उसके पहले सिर्फ अच्छा बोलने वाले लोग ही नेता बनते थे। और गांधी की सभाओं में लाख की भीड़ आती थी, अदरवाइज़ किसी और की सभा में लाख की भीड़ नहीं आती थी। अवध में लाख की भीड़ आई। और दिलचस्प किस्से उसके भी हैं कि किस तरह से ये सभा को संबोधित करते थे। मदारी पासी के लिए कहा जाता है और बाबा रामचंद्र के लिए भी कि पेड़ों के बीच रस्सी में खाट बांध के उनके लिए मंच बनता था और चारों ओर लोग रहते थे। एक स्टेज के एक तरफ लोग नहीं रहते थे, चारों ओर लोग रहते थे। तो इसलिए उनकी सभा में लाख लोग आ जाते थे और लाख लोग उनकी बात सुन लेते थे। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें इस तरह की बहुत सारी हैं इन दोनों आंदोलनों को लेके। और आग की तरह आंदोलन फैला। जो सदस्यता अभियान और जो कमेटी बनाने के रिकॉर्ड हैं वो भी बहुत अद्भुत हैं। और जैसे कभी 450 गांव 500 गांव में यूनिट बन जाना साल भर में। अब आप कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप से अगर आपका रिश्ता रहा हो कभी या आपने ठीक से देखा हो तो आपको ये समझ में आएगा कि ये कितना मुश्किल काम है। 450 यूनिट बना लेना, ये गौरीशंकर मिश्रा जैसे लीडर ने करा लिया मालवीय जी के कहने से और कांग्रेस के कहने से। तो इस तरह की यूनिट्स बनी और इस तरह का काम संगठन में हुआ और तुरंत सब जगह मैसेजिंग का एक तरीका ये था कि राम राम कहना है और एक गांव से दूसरे गांव मैसेज पहुंच जाएगा, लोग जुट जाते थे। तो इस तरह की मैसेजिंग हुई और बहुत कुशलता से हुई। लेकिन इस आंदोलन की वही विशेषता नहीं थी। इस आंदोलन में कुछ और भी विशेषताएं थी बहुत खास। एक का जिक्र तो बहुत हुआ कि बाबा रामचंद्र के झोली में हर दफ़े रामचरितमानस रहता था।
और ये आदत उनकी फिजी से थी। फिजी में भी उन्होंने ये सब किया था, रामलीला करने से लेके और आंदोलन करने तक का। बल्कि जो कलकत्ता के अखबार में लेख लिखा, उस लेख पे ही उनके खिलाफ पुलिस लगी, तो वहाँ से भाग के वो आए थे यहाँ, 1909 में आ गए थे। और तब से अवध के गांवों में भी जब वो घूमते थे तो उनके झोले में रामचरित, बहुत बढ़िया हैंड राइटिंग है, आज अभी मैं देख रहा था उनकी चिट्ठी। और जो कपिल कुमार का किस्सा मैं कह रहा था, कपिल कुमार उनकी पूरी डायरी लेके आए थे, उनकी चिट्ठियाँ लेके आए थे, क्योंकि बाबा रामचंद्र ने बाद में अपने बुढ़ापे में शादी कर ली थी। उसी रोड गांव में रहते थे और वहाँ उन्होंने शादी कर ली। और जिस जग्गी देवी से शादी की वो मेरे ख्याल 12-13 साल की थी तब, जब उनकी शादी हुई थी तब। तो वो लड़की थी जो उनकी सेवा वैसे करती थी, तो वो रहने लगी। और वो लड़की बाद में बाबा के लिए बहुत ही सहायक और मददगार बनी। 2 बेटियां हुई उनकी। और जग्गी देवी को मैंने भी देखा है, जग्गी देवी दिल्ली आई थी, इमरजेंसी में एक दफ़े रेल का भाड़ा बढ़ा। जग्गी देवी कई तरह के काम करती रही बाद में, बाबा के जाने के बाद और आंदोलन ख़त्म होने के बाद। कुछ गाय पालने का, कुछ खादी का, कुछ इस तरह का काम जिससे उनको लगता था कि गांव वालों का भला होगा, वो लगी रही। और जब कपिल कुमार गए थे रिसर्च करने, मैं उस समय जूनियर था यहाँ, तो आके किस्से हम लोग उनसे सुनते थे, तो सारे कागजात बहुत संभाल के रखे हुई थी। और जब उनको ये भरोसा हो गया कि कपिल कुमार ये काम करेंगे ठीक से, तो उन्होंने सारे कागजात सौंप दिए। तीनमूर्ति में वो कागज़ हैं अभी भी सारे, उनकी डायरी और चिट्ठियाँ, तो कपिल कुमार को उन्होंने दिया। बाद में इमरजेंसी में एक दफ़े रेलवे ने भाड़ा बढ़ाया, तो जग्गी देवी ने लोकल लेवल पे एक आंदोलन किया और गाड़ियाँ रुकी रहीं कई दिन, तो वो सब चला। और उसके जवाब में सरकार ने उनका पेंशन रोक दिया। जो स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन मिलता था उनके पति के नाम से, वो पेंशन रुक गया। तो उसके लिए श्रीपत मिश्रा थे चीफ मिनिस्टर, वो बाद में MP होके यहाँ रहे। तो मुझे याद है कि जग्गी देवी फिर उनके यहाँ गई और श्रीपत जी लगे, तो फिर उनकी पेंशन चालू हुई, नहीं हुई, लेकिन कुछ लिखा पढ़ी हुई। वो मरी हैं 88-89 में। जग्गी देवी लंबा जीवन जिया, लेकिन उस सोसाइटी में रही। खेती बाड़ी उनकी थी नहीं, बाबा रामचंद्र की भी नहीं थी, उनकी भी नहीं थी। तो उनका जीवन काफ़ी मुश्किल रहा, 2 बेटियां पालना और जीवन चलाना और फिर सामाजिक काम करना। और इससे भी ज़्यादा मुश्किल जीवन पॉसिबली हमारे दूसरे हीरो मदारी पासी का था, क्योंकि पासी जाति आप जानते हैं कि पासियों के पास खेती वैसे भी बहुत नहीं होती। तो मदारी पासी भी पशु पालते थे कुछ, उन्होंने उद्यमी थे ज़्यादा सामान्य से, तो उन्होंने कुछ जानवर पाले थे और उन्हीं जानवरों के बल पे वो। और मदारी पासी तो पढ़े भी नहीं थे, बाबा रामचंद्र तो पढ़े लिखे थे और रामायण पढ़ लेते थे। और लेकिन इन आंदोलनों के 2 धाराओं की खूबी ये थी कि इन्होंने, ये स्पेशल है असल में, और किसान आंदोलन देश में बहुत हुए हैं, लेकिन इन दोनों आंदोलनों में की खूबी ये है कि बाबा रामचंद्र ने रामचरितमानस का इस्तेमाल बड़े पैमाने पे किया। जहाँ बोलते थे, जहाँ भाषण देते थे, उसमें तमाशा भी करते थे। जब बड़ा वहाँ जलसा हुआ तो वहाँ अपीयर हुए, तो रस्सी वस्सी बांध के अपीयर हुए। जैसे किसान जकड़ा हुआ है जमींदारों और अंग्रेज़ी हुकूमत के जाल में, तो वो जंजीरों में बंध के आए स्टेज पे। बड़ा नाटक वो नाटक जब 1 लाख से ज़्यादा लोग जुटे थे, तो बाबा रामचंद्र ये भी करके आए। लेकिन मुख्य रूप से वो रामायण का ही इस्तेमाल उन्होंने किया। तो एक टेक्स्ट के तौर पे रामचरितमानस का ऐसा इस्तेमाल, क्रांतिकारी इस्तेमाल, ये पहली बार इतिहास में दिखाई देता है। अवध के किसानों में ही नहीं, हिंदुस्तान के किसानों में या ग्रामीण जीवन में रामचरितमानस के दोहे तो इस्तेमाल इस तरह से होते हैं कि हर मौके पे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन क्रांतिकारी इस्तेमाल इस किस्म से हो, एक जुल्म हटाने के लिए एक मुश्किल लड़ाई में, ये बाबा रामचंद्र ने किया। और इस पे कायदे से काम अभी और होना चाहिए कि किस किस चौपाई और दोहे का इस्तेमाल वो किस तरह से करते थे, किन अवसरों पे करते थे। अगर उपलब्ध हो तो वो काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि उससे थोड़ा रामचरितमानस पे भी अलग किस्म की रोशनी पड़ेगी। मदारी पासी के यहाँ रामायण का इस्तेमाल उतना नहीं हुआ। वो थे अवध के, थोड़ा कानपुर तरफ के थे,
और संडीला के पास उनका गांव था, तो थोड़ा और इस तरफ के इलाके भी उसमें आए, लखनऊ भी, बल्कि उनके इसमें तो लखनऊ भी आया उनके आंदोलन के समय। मदारी पासी के आंदोलन में, एका आंदोलन के नाम से वो जाना गया, उसमें सत्यनारायण कथा का इस्तेमाल हुआ बहुत ही दिलचस्प ढंग से। तो सत्यनारायण कथा का इस्तेमाल, रामचरितमानस का इस्तेमाल तो हम सब लोग जानते हैं कि हम सब अपने जीवन में भी करते हैं, कुछ न कुछ दुआ चौपाई, मुश्किल हो तो, अच्छा हो तो, बुरा हो तो। लेकिन सत्यनारायण कथा का इस्तेमाल आंदोलन के लिए हो, ये मदारी पासी के आंदोलन में हुआ। उनके आंदोलन में कुरान का भी इस्तेमाल हुआ। उनके आंदोलन में गंगा का इस्तेमाल, गंगाजल का इस्तेमाल भी हुआ। बल्कि एका नाम से जो आंदोलन चलता था, वो ज़मीन में एक छेद कराते थे गांव के सब लोगों को जुटा के, और उस छेद में गंगाजल डाला जाता था और ये शपथ ली जाती थी कि हम बेगारी नहीं करेंगे, हम जितना टैक्स बंधा हुआ है उतना ही देंगे और बाकी चीज़ें नहीं देंगे, जिसका जिक्र अरविंद कर रहे थे और बहुत विस्तार है असल में उसमें। वो आबों की परंपरा असल में मुग़ल पीरियड से चली आ रही है। जो ज़मींदारी की वो प्रथा थी, उसमें टैक्स के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ज़मींदार अपना हक मानते थे कि ये उनको मिलना चाहिए, और वो बिगड़ता ही गया दिन पर दिन। ज़मींदारी जब बिगड़ती गई अंग्रेज़ी हुकूमत में। लेकिन मैं दो तीन चीज़ें असल में कहना चाहता हूँ आंदोलन के विवरणों के अलावा, या विवरणों का बहुत ज़्यादा उसकी गुंजाइश न हो, तो कि अंग्रेज़ी हुकूमत के पहले हमको किसान आंदोलन के किस्से कम दिखाई देते हैं। विद्रोह हुए हैं केंद्रीय शासन के खिलाफ, लेकिन वो सिर्फ खेती और किसानी के सवाल पे नहीं हुए। अंग्रेज़ी हुकूमत आने के बाद से ये विद्रोह बढ़ते गए हैं दिन पर दिन, और बाद में हमारा राष्ट्रीय आंदोलन तो मुख्य रूप से मैं मानता हूँ कि किसानों के कंधे पे चला। और गांधी की होशियारी थी, राष्ट्रीय आंदोलन की होशियारी थी कि उसने इन चीज़ों का इस्तेमाल अपने हक में कर लिया। और आज प्रधानमंत्री थोड़ा कम बोलते हैं कोरोना आने के बाद, नहीं तो ये कि 5 ट्रिलियन की इकनॉमी हमको बनना है और दुनिया में जाने किस पोजीशन पे आ जाना है। 3 ट्रिलियन होने के बाद हम कहाँ पहुँच गए, ये बात वो बड़े शान से बोलते हैं। और हम लोगों को भी लगता है कि चलिए इकनॉमी बढ़ रही है, देश की ताकत बढ़ रही है, और ये शान की बात है, और ये आपके लीडरशिप में हो तो और अच्छी बात है। अभी कुछ रिसर्च हुए हैं दुनिया में और हिंदुस्तान में ख़ास तौर से, उनसे ये पता लगता है कि ब्रिटिश हुकूमत ने हिंदुस्तान से 45 ट्रिलियन की रकम लूटी है। अब आप सोचिए कि आज 5 ट्रिलियन पे या 3 ट्रिलियन पे हम लोग गर्व कर रहे हैं, ब्रिटिश हुकूमत ने 45 ट्रिलियन हमारे यहाँ से लूट की है। और ये 45 ट्रिलियन जो है, यहाँ तब बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं थी, तब सर्विसेज जो आज इकनॉमी का बड़ा हिस्सा माना जाता है, ये नहीं था इसके देने का। ये मुख्य रूप से खेती और ज़मीन से पैदा होने वाली चीज़ें ही थी। अपने मुगल सराय में, सोनपुर में, छपरा में बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, और शुरू में हम लोग ये पढ़ते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ, तो मुगल सराय में, तो छपरा में, और ये लगता था कि ये बड़े गर्व की बात है। असल में प्लेटफॉर्म वहाँ बनने का कोई मतलब नहीं था सामान्य ढंग से, न इतने यात्री आते हैं न जाते हैं। ये मुख्य रूप से वसूली के सेंटर थे, जहाँ खेती का सामान पैदा होके वसूल के आता था और वहाँ से ट्रेन में लद के जाता था यूरोप। इंग्लैंड से जब जहाज आते थे तो खाली आते थे, यहाँ से जहाज भर के जाते थे, और वो मुख्य रूप से नील, अफीम, जई, चावल, केला, चाय, इसी तरह की चीज़ों से भर के जाते थे उधर से। और सिर्फ अंग्रेज अपनी खपत के लिए नहीं ले जाते थे, वो दुनिया में व्यापार इसका कर रहे थे। नील का व्यापार सारी दुनिया में कर रहे थे, अफीम का व्यापार, चीन में लड़ाई मुख्य रूप से अफीम के लिए हुई, तो सारा कुछ यहाँ से पैदा करा के वो ले जाके बेचते थे, और उधर से ले आने लायक उनके पास कोई सामान नहीं होता था।
वो खाली जहाज उधर से आते थे। पहले झारखंड और बिहार में रिश्ता ऐसा था कि बिहार से जो ट्रक जाते थे झारखंड, वो भरे हुए जाते थे इसी तरह की चीज़ों से, और उधर से खाली आते हुए जहाज पे लोग कोयला लाद लेते थे, मुफ्त का कोयला। और अभी भी बिहार के पॉलिटिक्स में और इसमें कई लोग ऐसे हैं जिनका मुख्य काम इसी कोयले का बिजनेस है कि खाली ट्रक पे कोयला उधर से लदवा के मंगा लिया, उसका कुछ बहुत पैसा देना नहीं पड़ा और यहाँ फिर उसको बेच के वो अपना काम करते रहते हैं। इंग्लैंड के जहाज़ों के साथ भी यही होता था, वो उधर से नमक लाद लेते थे और उन्होंने हिंदुस्तान में नमक का कारोबार पूरी तरह अवैध कर दिया। उधर से सिर्फ नमक लाद के ले आते थे, इसलिए नमक के खिलाफ आंदोलन, गांधी का इतना बड़ा आंदोलन चला। लेकिन जो चीज़ें यहाँ से गई और जो 45 ट्रिलियन पे जाके अंग्रेजी हुकूमत के समय गया, वो मुख्य रूप से रेवेन्यू था खेती का, और खेती का बिजनेस था। और खेती पे लगान कितना था, ये आपको आज के लगान आपको कहें कि ज़मीन पे आप मालगुजारी क्या देते हैं, इससे आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता। किसी भी दौर में हमारे इतिहास में या दुनिया के इतिहास में लगान ज़मीन का 1/6 से ऊपर नहीं जाता था, 1/6 से ऊपर नहीं जाता था। ब्रिटिश हुकूमत के समय 33% से 65%, 1/3 से 2/3 लगान लेना ये आम हो गया था। और अवध की बात जो की जाती है मुख्य रूप से, अवध का लगान और भी ज़्यादा, जो तालुकेदारी सिस्टम वहाँ थी वो और भी ज़्यादा त्रासद इसलिए थी कि वो सबके बाद में परमानेंट सेटलमेंट और जो महलवाड़ी उधर एग्रीमेंट हुआ हर आदमी इंडिविजुअल से, उसकी जगह यहाँ सबसे बाद में रेवेन्यू का ये सिस्टम आया। और इस रेवेन्यू सिस्टम में ये भी था, अरविंद जब कह रहे थे तो मुझे ध्यान आया कि ये 20 साल पे रिन्यू होता था, और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसको ज़मींदारी चली जाती थी। तो इसलिए राजपूतों से लेके किसी ने किसी और जाति को नहीं दे दिया। राजपूत हो सकता है कम बोली लगाते हों, दूसरी जातियों के लोग या दूसरे लोग उससे ज़्यादा बोली लगाने लगे, और जब ज़्यादा की बोली लगाएगा तो ज़्यादा मुश्किल ढंग से वसूली करेगा। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट, जो चंपारण का एक मसला था बड़ा, वहाँ ये हुआ था कि पूरे चंपारण का सेटलमेंट सिर्फ 6 जमींदारों के साथ हुआ था, 3 रजवाड़े और 3 और लोग, 6 ही लोगों के साथ पूरे। और जब नील की खेती हुई तो कई 100 जमींदार हो गए थे। तो वहाँ एक दूसरा सिस्टम डेवलप हो गया कि बड़े जमींदारों ने अपनी जमींदारियाँ बांट दी और बेच दी, रेवेन्यू नहीं बढ़ा। उन्होंने रेवेन्यू का रेट परमानेंट सेटलमेंट जो हो गया था उस पर वो रुका रहा। ये जो छोटे ज़मींदार आए, इन्होंने दूसरी वसूलियाँ करके या दूसरे खेती, नील वगैरह की खेती करके अपनी कमाई बढ़ा ली। लेकिन उन्होंने राजस्व नहीं, उत्तर प्रदेश में बाज़ाब्ता राजस्व बढ़ा, अवध इलाके में बाज़ाब्ता राजस्व बढ़ा, इसलिए उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बगावत हुई। और ये जो इलाके हैं इनकी मुश्किलें और भी बढ़ी। 1857 उसका सबसे बड़ा एक उसकी वजह है, लेकिन 1857 के बाद से रेवेन्यू का मॉडल बदला, और इसी में ये भी हुआ कि वर्ल्ड वार भी हुआ, इसी में 6 साल वाला अकाल भी आया बहुत बड़ा, इसी में स्पेनिश फ्लू आया है। अगर आप साल याद करेंगे तो स्पेनिश फ्लू का भी पीरियड वही है। तो भारी तबाही का दौर था इस पूरे इलाके में, और मामला सिर्फ लगान का नहीं था, और या अरविंद जो गिन रहे थे अबवाब का भी नहीं था। मामला लगान का भी था, अबवाब का भी था, नजराने का भी था, बेदखली का भी था, बेगारी का भी था, सूदखोरी का भी था। सूदखोरी की जो रेट के तब के जो रेट, और वही ज़मींदार सूद पे पैसा भी चलाते थे, 10-10% महीने का है। अब 10% महीने पे आप सूदखोरी का हिसाब सोचिए, और नहीं देने पे क्या क्या सज़ा होती थी, उस सारे डिटेल में जाने की ज़रूरत यहाँ नहीं है। बस ये मानिए कि इस जुल्मी सिस्टम ने किसानों को मजबूर किया कि वो उठ खड़े हों, और हमारे यहाँ सब जगह हुआ है। अभी ये बोल रहे थे कुर्मी, आपने कहा था जाति, संत समीर, मैं सुनने में थोड़ा गड़बड़ है मेरा, तो इसलिए कुर्मी का मामला नहीं है।
कोई जाति मैं मानता हूँ या कोई जीवित पदार्थ अन्याय एक सीमा तक ही बर्दाश्त कर सकता है, उसके ऊपर नहीं बर्दाश्त करेगा। तो इसलिए 1870 के आसपास से अगर मुल्क के इतिहास को आप देखेंगे तो आपको किसानों का आंदोलन दिखाई देना शुरू हो जाएगा सब जगह। बंगाल का हो, नील का विद्रोह हो, पवना का आंदोलन हो, महाराष्ट्र पूना का आंदोलन हो, ये सारे आंदोलन 1870 के आसपास से दिखाई देने शुरू होते हैं, क्योंकि जब इस किस्म की वसूली और इस किस्म का बिजनेस शुरू हुआ किसानों के साथ तो ये वसूली शुरू हो गई। और हर जगह आंदोलन का एक ही तरीका दिखाई देता है कि किसान उठते हैं, जमींदारों की पिटाई करते हैं, महाजन सूदखोर की पिटाई करते हैं किसी को, और उसके बाद पुलिस आती है, बहुत बुरी तरह और भी पिटाई करती है। नया जमींदार आता है, वो और शोषक होता है, वो और ज़्यादा तबाही ले आता है। ये चंपारण में भी हुआ है और अवध में भी हुआ है। ये सब जगह जो भी नया आता गया। एक प्रतापगढ़ के डीसी थे मिस्टर मेहता, वो माने जाते थे किसानों के लिए थोड़े सिंपैथेटिक। ये जो आंदोलन हुआ है उससे वो कहानी जुड़ी है कि मेहरा साहब के रहते किसानों ने काफ़ी चीज़ें, या ज़मींदारों का आतंक कुछ कम रहता था क्योंकि सरकार सख्ती करेगी, लेकिन वो कुछ लंबी छुट्टी पे गए। साहब थे तो साहब जाते ही हैं, अपना इंग्लैंड गए, यहीं कहीं छुट्टी मनाने जाते थे। और जैसे वो 2-3 महीने के लिए गायब हुए, ज़मींदारों ने वहाँ जुल्म बढ़ा दिया और उसी में बहुत बवाल हुआ। ये जो बवाल असली 20 का बवाल है वो उसी का है। उसी दौर में किसान निकले और फिर बाद में मेहरा साहब को सरकार ने बुलाया, उन्होंने आके फिर अर्जियां ली और अर्जी लेके कई तरह की चीज़ें बदली भी, जिससे आंदोलन थोड़ा एक दौर में थमा। उसके बाद आंदोलन फिर आगे बढ़ा। लेकिन बाबा रामचंद्र के मूवमेंट में एक दूसरी चेतना थी जो चंपारण के किसानों में दिखाई देने लगी थी। तब तक कांग्रेस भी किसानों का सवाल, खासतौर से लखनऊ कांग्रेस के बाद से किसानों का सवाल कांग्रेस के अधिवेशनों में भी आने लगा था। तो किसानों को भी ये लगने लगा था कि इंडिविजुअल लेवल पे किसी से नाराज़गी हो और डंडा मार दीजिए, उससे बात सुधरने वाली नहीं है। जमींदार को पीट दीजिए, महाजन के कागज़ जला दीजिए, उससे कर्ज माफ़ी नहीं हो जाएगी, क्योंकि इसके पीछे जो बैठा हुआ है अंग्रेज़, उसकी ताकत बहुत बड़ी है और उसकी ताकत हिंदुस्तान की ही नहीं है, उसकी ताकत दुनिया भर में बड़ी है। तो हमको अपनी लड़ाई कुछ और ढंग से लड़नी होगी। चंपारण के किसानों ने भी अगर गांधी को बुलाया तो इसलिए बुलाया कि उनको लगा कि हमारे भर से, चंपारण में भी विद्रोह की कई कहानियां हैं, इंडिविजुअल भी वायलेंस की और ग्रुप वायलेंस की भी। अवध के आंदोलन में ये हुआ कि दोनों बार, और मदारी पासी वाले दौर में खास तौर से, मदारी पासी का आंदोलन बहुत तेज़ी से चढ़ा और चढ़ने के साथ ही उतना ही वायलेंट हुआ और उसने बहुत बड़े पैमाने पर मारपीट की। और जैसे मारपीट हुई, सरकार का काम, जमींदारों का काम आसान हो गया, उतने ही जुल्म हुए। अब ये जो कह रहे थे कि गांव-गांव में लाशें लटकती रहीं, मुझे उतने का जिक्र नहीं देखा मैंने कभी। ये हो सकता है कि 57 से कंफ्यूज कर रहे हों। मुझे एक दफ़े ये भी लगा कि 57 के किस्से तो इस किस्म के हैं, किसान आंदोलन में इस तरह से लाशें लटकाने वाले किस्से कम। लेकिन मार पिटाई और ज़मीन बेदखली और घर लूट लेना और घर तोड़ देना, ये सब बहुत बड़े पैमाने पे हुआ, साधारण नहीं, बहुत बड़े पैमाने पे। और मदारी पासी पे 1000 रुपये का इनाम, 10,000 रुपये का इनाम उस ज़माने में रखा गया था। वो मदारी पासी पकड़े नहीं गए, मदारी पासी अंडरग्राउंड रहे और उनकी क्रांतिकारिता ये रही, वो कांग्रेस और दूसरी तरफ नहीं गए कभी बहुत ज़्यादा। उनके झिंगुरी सिंह और रामपाल सिंह, इस तरह के जो उनके साथी थे, उनका रिश्ता रहा, लेकिन मदारी पासी का रिश्ता उस तरफ नहीं दिखाई देता। मदारी पासी ने भगत सिंह से संपर्क करने की कोशिश की, चंद्रशेखर आज़ाद से, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के लोग थे, उनसे संपर्क करने की कोशिश ज़रूर की। उनको लगता था कि क्रांतिकारी आंदोलन साथ देगा तो हम जमींदारों और इसके रैकेट को तोड़ देंगे। वायलेंस पे भरोसा रहा उनका और उनके आंदोलन का, तो वो आंदोलन ज़्यादा जल्दी बुझ गया। उस आंदोलन को दबाने में सरकार को सुविधा हो गई, जमींदारों को सुविधा हो गई। उसकी तुलना में बाबा रामचंद्र का आंदोलन थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल वाला रहा। हिंसा इसमें भी हुई थी,
और इसमें भी बहुत जुल्म हुए, लेकिन वो लंबा चला इसलिए कि उसने अपना जुड़ाव कांग्रेस से किया। वो बाय डिफ़ॉल्ट भी हुआ है। जैसे गांधी का नाम लेके, गांधी को ये इसका पता ठीक नहीं है, बाबा रामचंद्र के मरने के बाद ये आंदोलन पे गांधी की बहुत छोटी टिप्पणी है, नहीं तो गांधी को इसका पता नहीं है कि ये आंदोलन हो रहा है और मेरा नाम इस्तेमाल इस तरह हो रहा है। जैसे भीड़ जुटाने के लिए जो कांग्रेसी वर्कर थे वो ये कहा करते थे कि वहाँ चलोगे तो ज़मीन बटेगा, गांधी जी आएंगे और वो ज़मीन का पर्चा बांटेंगे। ये गांधी के आंदोलन में बहुत ही जगह हुआ, भीड़ जुटाने के लिए गांधी के नाम का इस तरह का इस्तेमाल। चंपारण का इस्तेमाल कि चंपारण में सब ज़मीन बट गई है, और बटा न बटा ये कोई वेरीफाई करने वाला नहीं है, लेकिन उसको लगता था कि ज़मींदारी ख़त्म हो जाएगी और ज़मीन अपनी होगी, मिल जाएगी, तो फिर सब किसान वहाँ आ जाते। तो गांधी को इसका अंदाज़ा नहीं था। लेकिन पंडित नेहरू का रिश्ता मालवीय जी का फिर दूसरी पारी में या दूसरे ढंग से, और टंडन जी समेत सारे लोगों का, कांग्रेस के काफ़ी सारे लोग हैं माता बदल पांडे, बाबा रामचंद्र, देवनारायण पांडे, केदारनाथ, ये सब नेहरू के सहयोगी थे जो इस आंदोलन से लगातार जुड़े रहे। तो नेहरू का रिश्ता इस आंदोलन से रहा। आंदोलन को दो तरह की चीज़ें बाद में समझ में आने लगी, जो बहुत हुआ नहीं, लेकिन कांग्रेस पे शिफ्ट होने का लाभ एक हुआ। एक तो ये कि कांग्रेस सबसे बड़ा संगठन बन गया है और सबसे बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस को जमींदारी उन्मूलन के लिए राजी करें, और कांग्रेस कोई पहल करेगी तो उसका लाभ पूरे देश को होगा। तो आंदोलनों की एक कोशिश ये हुई कि कांग्रेस से जुड़ें, कांग्रेस के अंदर चल के अपनी बात रखें और कांग्रेस पे दबाव बनाएं। कांग्रेस ने जमींदारी उन्मूलन का क्या काम किया और जमींदारी उन्मूलन पे क्या किया, ये एक पैरेलल इतिहास की चीज़ है जिसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा कि उन्होंने कैसे वादा किया, कैसे झूठ बोला, कैसे सही किया। कई जगह बिहार में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन हुआ और आज तक नहीं लागू हुआ, तो कितना लागू हुआ। अच्छा, अब ये हालत है कि जो हमारे सबसे बहादुर दोस्त लोग 74 मूवमेंट के ही बहादुर लोग हैं, आप नाम ले लीजिए लालू जी के यहाँ या नीतीश कुमार के यहाँ की जमींदारी पे कुछ करी, वो उनको लगता है ऐसे जैसे कुछ गाली दे रहे हैं उनके मुंह पे। उनको जमींदारी, क्योंकि उनको लगता है कि ये अब लैंड का सवाल छेड़ना इस सोसाइटी में बहुत मुश्किल है और उससे हमारी पॉलिटिक्स या हमारा बेस हिल जाएगा। कांग्रेसियों को ये और ज़्यादा लगता होगा क्योंकि उनके रिश्ते थोड़ी बड़ी जाति वाले बड़े ज़मींदारों से थे। तो वो खेल क्या है इस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा कि कांग्रेस ने क्या किया, लेकिन किसान आंदोलनों ने अपना जुड़ाव राष्ट्रीय आंदोलन से किया, कांग्रेस पार्टी से किया, और ये फेज चंपारण से शुरू हुआ है। अवध के किसानों में ये बाद में आया, 17 में चंपारण हुआ है, 20 का आंदोलन ये है, और इसमें दोनों धाराएं मिलती दिख रही हैं, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ाव का भी और अपने से उठ के अपना फैसला कर लेने का। जमींदार को पीट दो, महाजन को पीट दो, महाजन के कागज़ जला दो, सारे कर्ज माफ़ हो जाएंगे या कर्ज ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह की गलतफहमी ये किसान आंदोलन की है जो अवध किसान आंदोलन में दिखाई दे रही है। एक दूसरा काम जो किसान आंदोलन में हुआ वो ये था कि हुकूमत पर दबाव बनाया जाए, और हुकूमत पे दबाव बनाने का उनका अपना तरीका जो था वो कारगर नहीं हुआ कहीं भी। सिर्फ उनके आंदोलन से अवध में, जैसा मैं कह रहा हूँ कि मेहता आए डीसी और उन्होंने कुछ अर्जियाँ ली, कुछ चीज़ें बदल की, थोड़े बहुत। चंपारण में भी हुआ कि कमीशन तो सरकार ने ही बनाया और उसी ने ख़त्म किया, और गांधी जी ये बार बार बोलते रहे चंपारण के किसानों को। मैं तो रिसर्च करते हुए इस बात पर बड़ा झेंपता था कि गांधी हर बार ये बोलते हैं कि यार तुम लोग हमारे पास मत आओ, मैं तो कुछ नहीं दे सकता, देंगे तो वही, इसलिए उनसे शांति बना के रखो और यहाँ कोई वायलेंस नहीं। गांधी ने वायलेंस नहीं होने दिया वहाँ कहीं, और जहाँ कहीं टेंशन था, और अंग्रेज़ों ने कई दफ़े कोशिश उकसावा ऐसा किया, बल्कि फ़ौज बुला के रखी थी कि वायलेंस होगा और हम लोग घुस जाएंगे और फिर गांधी को अरेस्ट करेंगे, बाहर करेंगे। तो गांधी ने कहा कि नहीं, वो नहीं होना, बल्कि जहाँ जहाँ हिंसा की गुंजाइश थी अंग्रेज़ी शासन से पहले उनके लोग पहुँच गए
और वहाँ उस हिंसा को ख़त्म कराया। तो और अब जाके गांधी पढ़ते पढ़ते मुझे बाद में मालूम हुआ कि गांधी ने जो स्कूलों का चुनाव किया, वो स्कूलों का चुनाव भी उन्हीं गांवों का किया जहाँ के अंग्रेज़ सबसे बदमाश थे, जहाँ सबसे ज़्यादा जुल्म था, वहीं अपनी एक्टिविटी का सेंटर बनाया, क्योंकि अंग्रेज़ देखें कि मैं कैसे कर। तो इस तरह की चुनौती गांधी ने दी अंदर से, लेकिन ऊपर से इसको खोलने नहीं दिया कि अंग्रेज़ी देंगे और अंग्रेज़ी सब कुछ करेंगे। तो ये खेल गांधी करते रहे। ये खेल बाबा रामचंद्र या मदारी पासी जैसे नेताओं को की समझ से थोड़ा बाहर है। अब आप एक ही आदमी से हर चीज़ की उम्मीद कर लें या एक ही आदमी सब कुछ कर ले, ऐसा नहीं है। तो अवध किसान आंदोलन मैं कई तरह से याद करता हूँ या करने की कोशिश करता हूँ, या आने की आज वजह भी यही थी कि बहुत नहीं पढ़ते हुए जानते हुए भी मैं इसलिए आ गया कि मुझे कई चीज़ों में ये बहुत आकर्षक लगता है। एक तो यही कि उस दौर में लाख वाली भीड़ जुटाना और एक कॉल पे लाख लोग आ जाएं और आपकी बात सुनें और आपके निर्देश के अनुसार काम करने लगें, ऐसा आंदोलन आपको गांधी के अलावा कहीं नहीं दिखाई देगा। 20 तक गांधी की भी हैसियत बहुत ज़्यादा नहीं थी। उस समय अवध के किसान आंदोलनकारियों ने यह हैसियत पा ली थी। दूसरा कि रामचरितमानस का, सत्यनारायण भगवान की कथा का, गंगाजल का, कुरान का, अल्लाह रुदल, मदारी पासी के बारे में अल्लाह रुदल का गाना उनके यहाँ बहुत, अल्लाह रुदल का रात में उनके यहाँ गाना बहुत कॉमन था। बल्कि कई लोग उस दौर में ये मानते थे कि वो अल्लाह रुदल के ही अवतार हैं, मदारी पासी खुद भी। तो ये स्वरूप जो है आंदोलन का, ये किसानों के और जगह के आंदोलन में दिखाई नहीं देता, या इस तरह का इस्तेमाल अपने देसी रूपकों का और इसका ये दिखाई नहीं देता। ये इन आंदोलनों में दिखाई देता है। तो ये आंदोलन इस वजह से भी खासा महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज़, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं का चरित्र भी इनके आईने में दिखाई देता है कि अब गांधी दोषी निर्दोष जो भी हों, सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी हमारी जो भी कहे, लेकिन गांधी का दोष कम दिखाई देता है क्योंकि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं है। लेकिन हमारे दूसरे नायकों का, जो गांधी से कम नहीं है, मैं मानता हूँ मालवीय जी और नेहरू जी और टंडन जी, इस जैसे नायकों का कामकाज या उनकी सोच का भी इस आंदोलन के आईने में एक थोड़ा अलग अलग शेड दिखाई देता है, और उसको जांचना परखना चाहिए। और भी कुछ सोर्स मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ और सोर्स से इन चीज़ों को जांचना चाहिए कि ये क्या सचमुच ऐसा है। और इससे ही निकलती है वो बात कि पूरे किसान आंदोलन या किसानी के सवाल पे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र क्या रहा, उन्होंने क्या कुछ कहा। जैसे बिहार के जमींदारों ने एक दौर में धमकी दी थी कि आप लोग ज़्यादा उत्पात मचाइएगा कांग्रेसी लोग, तो हम सब कम्युनिस्ट हो जाएंगे। अब कम्युनिस्ट हो के जमींदारी बच जाएगी, ये बिहार में ही हो सकता है, हिंदुस्तान में ही हो सकता है। तो इस तरह के, और ये कांग्रेसी इस धमकी से डर गए थे, सिर्फ उन्होंने धमकी दी नहीं, कांग्रेसी इस धमकी से डर गए थे। तो कांग्रेस का भी किसान सवाल पे, किसानी के सवाल पे, और ये जानना इसलिए महत्वपूर्ण है कि पूरे 75 साल के इतिहास में किसानी का सवाल अभी भी मुश्किल बना हुआ है, और किसान आज भी मुश्किल में बना हुआ है। और खेती और किसानी हमारे जीवन का आज भी आधार बना हुआ है। आज अगर लंका की दुर्गति हुई है और हम बड़े निश्चिंत भाव से बैठे हैं और लंका को भी अनाज भेज रहे हैं और दुनिया को भी अनाज भेज रहे हैं, बल्कि दुनिया में अनाज महंगा होने को एक तरह से हम मानते हैं कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हुई है कि हम बेच लेंगे अपना अनाज, बहुत सारा अनाज। हम बचपन में सुना करते थे कि अमेरिका में समुद्र में अनाज डुबा दिया, हमारे यहाँ अनाज डूब रहा है और सड़ रहा है। तो अगर इतना कुछ हुआ है तो ये किसानों की बदौलत हुआ है, और इसमें सरकारों का रोल खेती को बढ़ावा देने में मिनिमम रहा है। ये सब अगर किसान कर ले रहा है और मुल्क को आज भी इतना सहारा दे रहा है, तो इस सवाल को थोड़ा और गंभीरता से देखने की, परखने की ज़रूरत है।
और उसमें ऐसे आंदोलन खास बिंदु हैं जो हमारा ध्यान खींचेंगे और हमको आगे पढ़ने की प्रेरणा देंगे। इतनी ही कह के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और इन दो नायकों को प्रणाम करता हूँ, मदारी पासी और बाबा राम।